दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमली। आज हमारे साथ जुड़े हैं समाज सेवी, लेखक, राजनेता, चिंतक आरबी विशाल जी। इस समय सोशल मीडिया का दौर है। सभी लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ भी करने को तैयार है या कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में आरबी विशाल जैसे भी लोग हैं जो समाज को जागरूक कर रहे हैं अपने लेखों से और रिसर्च से। सर, आपका स्वागत है जयदीप पत्रिका के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी देखने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। क्या वाकई में ही ये शब्द जी। सही है? देवभूमि कहने लायक, या फिर इसके बीच में कुछ और भी है? जहाँ देवभूमि होती है इसका मतलब वहाँ दानव भी होते हैं। अब ये तय करना तो बड़ा मुश्किल है कि कौन देव है कौन दानव है। लेकिन जिस तरीके से घटनाएं आती हैं, एक तरफ तो प्राकृतिक आपदाएं हैं, उसका एक अलग विषय है। लेकिन जो सामाजिक, क्योंकि आपदाएं जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, जी। बहुत सारी प्रकृति से जुड़ी हुई है, तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन जो सामाजिक ताना बाना है, जो सामाजिक विपदाएं हैं, उसके लिए हम पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। और उसमें ये तय करना जरूरी है कि किसे दानव किया घोषित किया गया, किसे देव। और आप जैसा कि देखेंगे कि कल शिक्षक दिवस था, और शिक्षक दिवस के मौके से ठीक पहले ही एक शिक्षक का इतनी बड़ी मात्रा में अपमान हुआ है अगस्त्य मुनि उत्तराखंड में। तो ये जहाँ शिक्षकों का भी अनादर किया जाता है, जाति के नाम पर शोषण किया जाता है और अपमान किया जाता है, तो फिर सोचने वाली बात है कि फिर देव और दानव की क्या परिभाषा हो सकती है और किसे हम किस तरह घोषित करते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है एक तरीके से। एकदम सही कहा आपने सर। विडंबना है। देवभूमि जी। उत्तराखंड में महिलाओं की क्या स्थिति है सर? क्योंकि देवभूमि है तो ऑब्वियसली बात है, अन्य राज्यों से जी उत्तराखंड की महिलाओं की स्थिति बेहतर होनी चाहिए मेरे अनुसार। मैं ये जी मानता हूँ। जी जी। जी। देखो, ये जो देवभूमि वाला जो टैग है, ये सिर्फ जोड़ दिया गया है। और इसको हिमाचल भी जोड़ता है, हम भी जोड़ते हैं, और उत्तराखंड वाले भी जोड़ते हैं, सारे जोड़ते हैं। जी। लेकिन वास्तविकता ये है कि जैसे मनुस्मृति है कि कहा गया कि मतलब जहाँ नारियां होती हैं वहां पे नारियों की पूजा होती है, मतलब रमन्ते देवता है ना। यत जी। नारिस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जी। लेकिन उसके अलावा अगर बाकी चीजें देखोगे तो उसपे क्या क्या चीजें निकल आएंगी। ऐसे ही उत्तराखंड की भी स्थिति है, जो एक तरफ तो पितृसत्ता है, दूसरी तरफ जातिवाद है, तीसरी तरफ जो है उनके लिए जो वर्जनाएं हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, और अभी तक राजनीतिक क्षेत्र में हो, तो बहुत पिछड़ापन मिलेगा, बहुत ज्यादा। इक्का दुक्का परसेंट जो है उनको पंचायत में खैर अगर प्रतिनिधित्व भी मिला है, तो आप देखेंगे कि वहां पर भी जो है पति की प्राथमिकता है। पंचायतों में जब मीटिंग होती है तो महिलाओं को बुलाया नहीं जाता है। इवन उनको जो है जीतने के बाद जब कहीं निर्दलीय भी घोषित, निर्विरोध भी घोषित किया जाता है, तो अंत में जैसे होता है कि चलो भाई माल्यार्पण हो जाए, तो उनको बुला लो और उनसे बातचीत करो, उनको सम्मान दो, वो भी नहीं है। तो माल्यार्पण भी जो है पतियों का हो रहा है ना। और कहीं भी आना जाना है तो पति उस कुर्सी पे विराजमान मिलेंगे। बहुत कम जहाँ पे बड़े स्तर की बात होती है वहां महिलाएं सिर्फ एक तरीके से डमी की तरह काम लिया जाता है उनसे। और ये उनका अपमान है, उनके पद का अपमान है, लेकिन क्या करिए, चल रहा है। वही चीजें जो है धार्मिक रूप में देखें तो खास करके दलित महिलाओं की तो स्थिति और बेहतर है, वो बदतर है। कारण यह है कि पुरुष सत्ता जो है वो इतनी हावी है कि जो जातिवाद से भी बुरी स्थिति में उनको लेकर जाती है। तो दलित महिलाओं के साथ दोहरा शोषण है, तीहरा शोषण है, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। सर, ये भी है क्या? जी जो माहवारी आती है महिलाओं पे, उस दौरान मैंने ये रिसर्च जी। में पाया कि वहाँ की महिलाएं या तो पशुओं के कमरे में सोती है, या इस टाइप की अभी भी ये हाँ, परंपरा है, जिंदा है या फिर खत्म हो चुकी? नहीं इतना तो नहीं है अब। पशुओं की उसमें तो नहीं, लेकिन हाँ जैसे कुछ विशेष धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो वहां पर वो उनके लिए वर्जनाएं हैं, ऐसा भी नहीं देखने को मिला। लेकिन कई हद तक जो है महिलाएं खुद भी वहां प्रवेश नहीं करती है या वहां पर सम्मिलित नहीं होती है। और ये क्योंकि चला आ रहा है, क्योंकि हम एक तो पुरुष हैं तो हमें इस बारे में बहुत ज्यादा जान वो नहीं रहता है कि क्यों कट गई हैं, आज क्या हो गया, एक तबीयत का बहाना बना के ऐसी चीजें एक तरीके से खुल के सामने लोगों को पता नहीं चल पाता है। लेकिन हाँ, धार्मिक आयोजन हो, कुछ ऐसी चीजें हो, तो वो महिलाएं जो है कट जाती है वहां से।
और मंदिर नहीं जाती हैं। मंदिर तो खैर आप देखोगे कि हिमाचल और उत्तराखंड जो एक भूभाग है सेंटर में, जिसको महासुई क्षेत्र कहते हैं, वहाँ तो आप ये देखोगे कि सिर्फ दलित महिलाएं नहीं बल्कि सवर्णों की महिलाओं के लिए भी वर्जित वर्जित है, चाहे वो माहवारी से हो या ना हो, इससे कोई संबंध नहीं है। बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं कि जहाँ पर महिलाएं और दलितों का प्रवेश वर्जित है। तो एक दो उदाहरण अगर ये आप तो बता दें। एक महिला मतलब, जी, मैं सुन नहीं पाया हूँ, फिर से आप बोलेंगे? मैं ये कह रहा हूँ एक दो उदाहरण ऐसे मंदिरों का बता दें जिससे हमारे दर्शक समझ पाए। नहीं नहीं, जब महासु मंदिर है सिर्फ हनोलू को छोड़ करके जहां भी है, मैं कह रहा हूँ महासु भूभाग एक अपने आप में 3200 वर्ग किलोमीटर का एक दायरा है। आप कल्पना कीजिए, एक राज्य की पूरी कल्पना हो सकती है। जी। उस क्षेत्र में जितने भी मंदिर है, मैं एक मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो मेरे गांव के आसपास के मंदिर हैं, मेरे गांव के मंदिर हैं, मेरे क्षेत्र के हम्म। मंदिर हैं, उनमें महिलाएं महिलाएं नहीं जा सकती है, और दलित भी नहीं जाते हैं। तो मैं अगर अपनी बात करूं, अगर मेरी आस्था है, मेरे परिवार की किसी की आस्था है, तो वहां नहीं जा सकते हैं, वो प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और वहां पर हमारी महिलाएं भी और सवर्णों की महिलाएं भी और हम दलित भी वहां नहीं जा सकते हैं। एक दायरा है करीब करीब 10 मीटर दूरी से, और उसमें अगर आप नाम सुनना चाहते हो तो ठडियार मंदिर है, हम्म। और क्या कहते हैं उसका, देवती मंदिर है, और ये मैंद्रथ मंदिर है, और क्या बोलते हैं, चिवा मंदिर है, भुटानो मंदिर है। ऐसे बहुत से मंदिर हैं, हिमाचल का है जो मैं नाम बोल रहा हूँ वहाँ का। तो ये ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे नहीं जा सकते, जहाँ पे मुझे मतलब व्यक्तिगत तौर पर पता है, मैं उनकी बात जी कर जी। रहा हूँ अभी। सर, सुनी सुनाई बात उत्तराखंड नहीं कर उत्तराखंड रहा को हूँ। बने हुए करीब 26 साल होने को है। जी। और जो यहाँ की राजनीति है वो ब्राह्मण ठाकुर में ही चल रही है। ऐसी वर्ग जी। तो विलुप्त विलुप्त दिखाई देता है। गिने चुने एक दो ही नेता हाँ। सामने आते हैं, बाकी कोई ऐसा नेता नहीं है जो प्रतिनिधित्व करता हो। जी। इस राजनीति को आप कैसे देखते हैं उत्तराखंड के परिदृश्य में? ये उत्तराखंड की जब से उत्तराखंड बना है उससे पहले भी और उसके बाद भी आप देखोगे कि हम्म। जितने भी मुख्यमंत्री और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, ये ख और ब की जो एक यहाँ पे बोलचाल है, एक कोड है, उस पे चलता है। ख मतलब खश, अर्थात राजपूतों में गिने जाते हैं। ओके। ब मतलब ब्राह्मण। ओके। इसका अर्थ होता है कि अगर अगर मुख्यमंत्री राजपूत है, तो अध्यक्ष जो होगा पार्टी का वो ब्राह्मण होगा। ये दोनों पार्टियों का, बीजेपी और कांग्रेस का, दोनों का कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट पे आज तक ही लोग चलते आए हैं। तो इसका मतलब है, अगर टॉप में ये रणनीति है या ये विचार है, तो वो जाहिर सी बात है नीचे किसको आगे आना चाहिए, उस पे भी तो इनका बड़ा एक, आप कह सकते हो, षड्यंत्र भी होगा, रणनीति भी होगी, विचार भी इनका काम करता है ना। हम तो सिर्फ बीजेपी को देखते हैं कि चलो भाई वहां पे आरएसएस के लोग हैं, ये है, लेकिन कांग्रेस का भी तो यही इतिहास है, कांग्रेस की भी तो यही चीजें चलती आई है, और इसका पालन करते हैं वो लोग। हाँ, ये है कि इक्का दुक्का जो आ जाते हैं, चाहे वो सामाजिक रिप्रेजेंटेशन जिसको हम आरक्षण बोलते हैं उसके माध्यम से बोलो, या हम्म। फिर जो दूसरी और चीजें हैं, जिनके जैसे कुछ नेता जो बन जाते हैं, बना दिए जाते हैं, क्योंकि एक बार यशपाल आर्य कांग्रेस से बने थे अध्यक्ष। जी जी। और तो इस तरीके से, या प्रदीप टमटा जी जो हैं, जो वहां से आते हैं, कुमाऊं से आते हैं, लेकिन जी। एक अच्छी पोजीशन पाते हैं, तो उनका उनका अपना एक प्रतिनिधित्व रहता है, अपना एक दबदबा भी है। तो ऐसे कुछ लोग आते तो हैं जरूर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो है ये पार्टी के प्रति ज्यादा समर्पित हो जाते हैं, तो एक समस्या पैदा हो जाती है। हमारे उस पे उत्तराखंड में जितने भी रिजर्व कैटेगरी से जो नेता आते हैं, उनका समाज के प्रति उत्तरदायित्व होने की बजाय पार्टी के प्रति ज्यादा है, अपनी सीट के प्रति कम होने की बजाय कि भाई आप किस कारण से यहाँ पर हो, ये देखने की बजाय जब वो ये देखना शुरू कर देते हैं कि हम पार्टी की वजह से है, या किसी नेता, जैसे आजकल कहते हैं कि मोदी लहर, काफी लंबे समय से मोदी लहर का नाम चलता है, तो जब ये विचार पनपता है, तो समाज पीछे छूट जाता है, उनकी जिम्मेदारियां पीछे छूट जाती है, उस सीट का महत्व पीछे छूट जाता है, एक रिप्रेजेंटेशन की जो होनी चाहिए, जिसकी परिचर्चा होनी चाहिए, जिसका एक महत्व होना चाहिए, वो सब छूट जाता है। वहां पे फिर पार्टीवाद हावी हो जाता है। और ऐसे में जो जिनकी आप बात कर रहे हो कि समाज की स्थिति क्या होती है, समाज के नेताओं की स्थिति क्या है, वो फिर पार्टी की स्थिति है। अब वो अच्छी है तो पार्टी की है, बुरी है तो पार्टी की है, लेकिन समाज में योगदान नगण्य है, शून्य है। ओके। इसके अलावा 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। देखा जाए तो जी। उत्तराखंड में अगर पूरे राज्य में कोई ऐसा नेता है जो सबसे अधिक बार सांसद रहा हो,
तो एक ही नाम सामने आता है, अजय टमटा का। और मंत्री भी रहे हैं जी 2 बार केंद्र में। तो क्या जी आपको लगता है जी। कि इस बार अजय टमटा को बीजेपी फेस बना सकती है मुख्यमंत्री का? मुझे तो नहीं लगता है ऐसा। कारण ये है, अभी तो क्योंकि धामी जी को ये प्रोजेक्ट कर चुके हैं। बहुत बार विचार चले कि बदला जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है और दिखाई देगा भी नहीं, क्योंकि सारे मोस्टली क्या होता है कि इनको सत्ता चाहिए, तो सत्ता जो है, सत्ता के लिए जो पूर्तियां होनी चाहिए वो दामी जी शायद पार्टी की पूर्तियां कर रहे हैं। तो इसलिए पहले तो यही चुनौती होगी कि वो धामी को हटाने के लिए एक बड़ा गेम खेलना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, राजनीतिक आंतरिक जो मामला होगा बीजेपी का, उसी के लिए चुनौती होगी। और दूसरी बात है कि अजय टमटा जी को लाना, ये तो अभी तक, क्योंकि अजय टमटा जी, ये अलग बात है कि एक आरक्षित वर्ग से आते हैं और एक प्रतिनिधित्व रखते हैं वहाँ का, कुमाऊं का, लेकिन यहाँ पर गढ़वाल और कुमाऊं का जो समीकरण है वो भी समझना पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने ख और ब की जो स्थिति बताई, या अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की स्थिति बताई, दूसरी दूसरी स्थिति ये भी होती है कि अगर एक कोई पौड़ी का होता है तो दूसरा फिर कुमाऊं का वो जोड़ते हैं उसमें, कि ओके। एक पौड़ी का होना चाहिए तो दूसरा कुमाऊं का होना चाहिए। इस समीकरण को विशेष ध्यान रखते हैं। तो अगर अब इस बार अगर मुख्यमंत्री पौड़ी से हैं, तो कुमाऊं से अगर बनाने की सोचेंगे तो शायद बन सकता है चांस, लेकिन फिर भी कहाँ बनेगा, क्योंकि ख और बौ पे चलेंगे तो उनको कहाँ मौका मिलेगा। ये आप खुद समझ सकते हैं, थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि इस समीकरण को तोड़ना बहुत मुश्किल है। ये कांग्रेस ने तोड़ पाई है, जिनके लिए कहते हैं कि ये थोड़े ज्यादा सेक्युलर है। उदारवादी हैं, तो भाजपा कहाँ है। हाँ, कहाँ इस पर जो है थोड़ा विचार करेगी, मुझे लगता नहीं है ऐसा। सर, एक और चीज कही जाती है उत्तराखंड के बारे में, या उत्तराखंड के जो जी दलित समाज है, एससी एससी वर्ग है, वो कहता है कि हम जी। दलित नहीं, हम शिल्पकार हैं। इस शब्द को आप कैसे देखते हैं? हाँ, एक्चुअली ये शब्द जो है, हरिप्रसाद टमटा जी जो रहे हैं ना वो कुमाऊं के, सांसद तो रहे ये जो। जब गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। जी, जी। क्या कह रहे हैं? मैं क्या, वो सांसद रहे हैं, राज्यसभा सांसद। नहीं 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 नहीं, हरिप्रसाद टमटा जी जो है वो ये एक समाज सुधारक रहे हैं 1930 के आसपास। जी 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 जी। ठीक है। जी। और ये जो है क्या बोलते हैं, जब जब गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, उस दौरान जो है बाबा साहेब जब गोलमेज सम्मेलन में गए थे तो यहाँ से उतार गया था उनका। हम्म और ये बहुत बड़े एक समाज सुधारक रहे हैं। और अ, उन्होंने बहुत ज्यादा, मतलब लैंड रिफॉर्म से लेकर के उन्होंने बहुत सारी चीजें करवाई हैं। उन्होंने ही ये शब्द गढ़ा था, हम्म हम्म शिल्पकार का, हम्म। उत्तराखंड में। तो उनके उन्होंने शिल्पकार शब्द इसलिए जोड़ा था क्योंकि उस समय कि बहुत सारी जातियों में बटा हुआ था ये समाज। जी इसको एकत्रित करने के लिए, क्योंकि वो टमटा टमटा जाति से थे, टमटा जो है जी वो तांबे का काम करते थे। जी तो इसलिए उनको लगा कि तो बाबा साहेब के लिए उन्होंने तार भेजा था कि आप ही हमारे नेता हैं। जैसे कांग्रेस उस समय गांधी जी को या मदन मोहन मालवीय जी को भेजा था पहले, फिर गांधी जी को भी गए, तो वो कांग्रेस से ही जो है लीडरशिप करना चाहती थी, एक प्रतिनिधित्व भी करना चाहती थी सारे समाज का। जी तो बाबा साहेब को जो समर्थन मिला था वो उनसे मिला था, टमटा जी से। और वही जो है, उन्होंने ये शिल्पकार शब्द गढ़ा था। तो इसलिए ये आज की डेट में तो खैर दलित स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दलित स्वीकार शब्द स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो जो इसके पीछे की जो मूल अवधारणा थी वो ये था कि सारी जातियों को एकत्रित किसी शब्द के माध्यम से करना है। और क्योंकि उस समय हरिजन शब्द एक बोलचाल में बहुत आगे बढ़ चुका था, जिस हम्म पर बाबा साहेब को भी आपत्ति थी और समाज को भी उस समय आपत्ति हो रही थी, सिवाय जो गांधीयन थे उनको छोड़ करके बाकियों को इससे आपत्ति थी, क्योंकि इसके बहुत सारे मीनिंग थे। बाबा साहेब का और गांधी जी का आपस में कॉन्ट्रडिक्शंस चल रहे थे इसको लेकर के। यही कारण था कि जो शिल्पकार शब्द जो है अस्तित्व में आया और सहज रूप से पहाड़ के जो लोगों ने इसको स्वीकार किया। लेकिन जब हरिजन शब्द हावी हुआ और फिर शिल्पकार शब्द पीछे छूटा, और क्या कहते हैं, उसके बाद जब हरिजन शब्द पर पाबंदी लगी गई माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो उसके बाद जो है दलित अब सहज होने लग गया है। जो समझ रहे हैं इस चीज को कि दलित और शिल्पकार में उतना ही डिफरेंस है, या दलित और हरिजन में उतना डिफरेंस है जितना गरम दल और नरम दल की जो एक परिभाषा होती है, जो अवधारणा है, उसी टाइप का है। तो दलित जो है एक अग्रेशन है, एक बाबा साहेब का एक अग्रेसिव वर्ड है। तो और जो जिसको लड़ाई एक अपने निष्कर्ष के लिए लड़नी है, अपने एक उसूलों के लिए लड़नी है, तो उसको दलित शब्द से बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं है और ये सहज है। लेकिन बात ये है कि इन शब्दों को विकृत कैसे बनाया जाता है।
आप हरिजन शब्द जो देखो कि 1920 के पास ही भले ही आया, उससे पहले वो विकृत था, वो अलग बात है। लेकिन जब उसको विकृत बनाने पे एक तो वो था कि चलो शब्द की परिभाषा क्या है, लेकिन दूसरा जब ये शब्द बनता है कि हरिजन मतलब छोटी जाति, हम्म। हरिजन मतलब ये छोटे लोग, तो ये हम्म। जो विकृत होता है, ये दलित भी ऐसे विकृत किया गया। अदरवाइज इसके अर्थ क्या हो सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन किसी को अगर अगर हम शिल्पकार कह रहे हैं, तो शिल्पकार तो शिल्पी से मतलब है ना, क्राफ्ट से जी। मतलब है। लेकिन जी। आप इसको अगर एक जाति में बांध रहे हो या एक विकृत रूप से देख रहे हो, तो फिर यहाँ से समस्याएं पैदा हो जाती, फिर चाहे कोई भी शब्द आए, दिक्कत है तो फिर उनसे भी होंगी। ये सर है। सर उत्तराखंड में जो नाच गाना जागर जो भी संस्कृति है, चाहे मंदिर की कला हो या और नौलों की कला हो, इन सभी में अगर किसी जाति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है तो आई थिंक मेरे हिसाब से शिल्पकार जाति का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। और यही इसी जी इन्हीं कामों के कारण उनके साथ भेदभाव भी हुआ करता था, जहां तक मैं रिसर्च कर पाया हूँ। जी तो आज वही जी उन्हीं का पेशा ऊंची जाति, तथाकथित ऊंची जाति अपना रहे हैं, गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और खुशी खुशी कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि सरकार अब एक सांस्कृतिक विभाग बनाकर फंड देती है। क्या इसको आप ऐसे देखते जी। हैं? नहीं, इस पे क्या है कि देखो, संस्कृति तो वैसे साझी विरासत होती है, तभी वो संस्कृति कहलाती है। जी। लेकिन संस्कृति में जब विकृति जुड़ती है, तो फिर वो एक मानव प्रवृत्ति में बदल जाती है कि भाई वो जो है उस पर डिफ्रेंशिएट करना चाहती है, उस पर भेदभाव जोड़ती है, कुछ चीजें ऐसी जुड़ जाती है। जी। हुआ क्या है कि जो जातियां जिनका जातिगत पेशा था, ये जिनकी जातिगत एक पहचान थी, जी। तो ये क्या करते हैं, ये अभी भी जो गांव के, आप कह रहे हो ना संस्कृति खत्म हो रही है, क्यों हो जी। रही है जी। खत्म, इसके पीछे छोटा सा उदाहरण समझना है। अभी जी। भी जो गांव की जो मेले होते हैं, गांव के जो जागर होते हैं, गांव के जो मंडाण होते हैं, गांव के जो वाद्य यंत्र है या कुछ भी चीजें हैं, जी। उसमें अभी भी जाति मौजूद है। जी। मौजूद है। जैसे हमारे यहाँ दिवाली होती है, हम्म। दिवाली में क्या होते हैं, हमारे यहाँ जो दिवाली होती है उसका राम से या लक्ष्मी से या उससे रामायण से कोई मतलब नहीं है, जी। तो उसका एक एकदम अलग कॉन्सेप्ट है। और सहमत हूँ। वो, जी, है ना। और उसका उसका कॉन्सेप्ट भी ये है कि हमारे यहाँ तो उसमें आप यकीन नहीं करोगे, जो महासुई क्षेत्र की जो पुरानी, उसको पुरानी दिवाली कहते हैं, पुरानी दिवाली, जी। उसमें रात भर अश्लील गाने लगाए जाते हैं। ओके। और आपको शायद ये जानकारी है नहीं है। ये तो और मुझे नहीं पता दूसरी था बात सर। है कि हाँ, पूरी रात भर अश्लील गाने लगाए जाते हैं उसमें, और पूरा उस पे क्या कहते हैं, लेकिन दिन रात को जो है खेल आता है, नाटक आते हैं एक तरीके से। जी। उस नाटक को करने वाले जो लोग होते हैं वो सब शेड्यूल कास्ट के होते हैं। गीत सब लगाते हैं, है ना। या जो आज भी बाजा बजता है, चाहे मंडाण लगे चाहे जागर लगे, तो जो बाजा बजा रहा है वो बाजगी है। जी। अब आपने गांव में उसको तोड़ना शुरू ही नहीं किया है अभी तक। हाँ, जी। जो बाहर जा रहे हैं, जो चीजें मतलब बाहर कर रहे हैं, वो पैसे के लिए, क्योंकि जैसे एक्टर हैं तो आज जो है वो उनको फेम मिल रहा है, वहां पे जी। कुछ बजा रहे गा रहे हैं तो जी। उनको जी। जी। पैसा मिल रहा है। जी। ये, हाँ, तो ये टूट नहीं रहा है, लेकिन ये है कि वो बाहर जाके, जैसे अब आप इसको दूसरे तरीके से ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो गांव में तो भेदभाव करता है, खाता पीता नहीं है किसी के यहाँ, लेकिन बाहर वो होटल में जा रहा है या कोई और दोस्ती भी उसी कैटेगरी के भी है, दूसरी कैटेगरी के भी है, तो बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं करता। लेकिन घर आके वो कर रहा है, जी। और पूरे दायरे में कर रहा है, पूरे बंदों उस व्यवस्था के साथ में जुड़ के कर रहा है, और उसका छुआ तक पानी नहीं पी रहा है। तो ये जो सेम यही संस्कृति के साथ भी हो रहा है, कि वो कर तो रहा है, तोड़ तो रहा है, लेकिन वो कहाँ तोड़ रहा है, सिर्फ बाहर वो दिखावा कर रहा है। जी। घर में गांव में वो ना उस डोल उठाने को तैयार है, ना उस नाचने गाने को तैयार है, ना उस संस्कृति का हिस्सा बनने को तैयार है। बाहर जाके उस संस्कृति का वो चोगा पहन के कहता है कि हमें संस्कृति बचानी पड़ेगी, विलुप्त हो रही है। वो क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि जो घर का जो दूसरी जिन जातियों ने उस पेशे को छोड़ दिया, उसे उनकी चिंता है कि वो अब नहीं सुन रहे, नहीं कर रहे, लेकिन खुद उस पे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है। एक और चीज सर, मेरा सवाल है। जो शेड्यूल ट्राइब यहाँ पर जी घोषित करने की मांग हो रही है, जी। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये वाकई में होना चाहिए, या फिर जब जाति व्यवस्था है तो फिर शेड्यूल ट्राइब आप क्यों मांग कर रहे हैं? मैं तो मेरा सवाल ये है। देखो, इसके दो दो तरीके हैं। एक तो ये चीज सच है कि पहाड़ बहुत संवेदनशील है, यहाँ की जनसंख्या लिमिटेड है, इनका कुछ संरक्षण होना चाहिए था पर्यावरण की दृष्टि से। जी। लेकिन अगर ये आदर्शवादी विचार तब काम कर सकता था जब वहाँ की व्यवस्था भी आदर्शवादी होती। जितनी दूर से संस्कृति या जित प्रकृति हमें आकर्षित करती है, जी। उसके नीचे की जो व्यवस्था है वो भी उतनी सुंदर होती, तो ये विचार बहुत अच्छा था। जी। लेकिन अब इत्तेफाक कहो या दुर्भाग्य कहो, ये है नहीं ऐसा।
जी इसलिए क्या है कि जो ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको फिफ्थ शेड्यूल की बात करें ना, जी है ना, जी फिफ्थ शेड्यूल में लाना चाहिए और इसको एसटी पे दर्ज कोशिश करना चाहिए जी कि मेरा ये मानना है कि यहाँ पर तो सब कुछ देना चाहिए बाहर के लोगों को, क्योंकि जब तक बाहर के लोग यहाँ नहीं आएंगे तब तक यहाँ की व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। जी बाहर मतलब कि चाहे शहर के लोग आए, जब तक इनका आपसी आपसी कनेक्शन नहीं बनेगा तब तक जी सुधार भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बाहर के लोग आएंगे, चीजें देखेंगे, यहाँ से कुछ बाहर जाएंगे तभी तो सीखेंगे। भाई भारत ने, ओशो कहते हैं कि भारत ने आजादी का स्वाद तभी चखा जब भारत के लोग जो है बाहर पढ़ने गए, उन्होंने विदेशों की जब शिक्षा ली, तब उन्होंने दुनिया भर की क्रांतियां पढ़ी, तब उनके अंदर जगह कि हम भी आजाद हो सकते हैं। अभी जो जो लोग प्रोग्रेसिव है वो तभी हो सके पहाड़ के भी जब वो बाहर निकले, शहर गए हैं, किसी दूसरे देश में गए हैं, दूसरे प्रदेश में गए हैं, तो वो थोड़ा सा उसको समझने लगे कि हाँ हमारे यहाँ कुछ गलत गड़बड़ियां हैं, विकास नहीं है, वो कुछ असमानताएं हैं। इसी तरीके से जब बाहर का लोग यहाँ पर कुछ काम करेगा तो वो बरसनाएं टूटेंगी धीरे धीरे। बहुत सारे मंदिरों का भी एग्जाम्पल है कि वो तभी टूटे जब बाहर के लोगों ने उस पर वो किया, मीडिया का प्रभाव रहा, समाज सेवियों का रहा, और ये जो खबरें हैं, मुद्दे बने, बड़े बड़े मुद्दे बने, तो फिर कई मंदिर तो ऐसे थे जहाँ पे धारा 144 लगी, कई मंदिर ऐसे सिर्फ प्रवेश के लिए। तो ये मेरा ये मानना है कि जो फिफ्थ शेड्यूल की बात कर रहे हैं ये अभी बेईमानी है, इसलिए कि पहले उस समाज में, क्योंकि आदिवासी अगर घोषित करना है, किसी को जनजाति जी अगर घोषित करना है, जी तो उनकी ये एक पहचान होनी चाहिए ना सबकी। एकदम एकदम एक उनकी पहचान एक होनी चाहिए। पहचान होगी दूसरा, तभी तो। दूसरा राज्य में पूरी है ना। राजनीति आप लोगों की है, तो आप ही अपने उनसे मांग रहे हो हाँ। कि हमें शेड्यूल ट्राइब घोषित कर दो। तो ये तो बेईमानी होगी ना, राजनीति आपका प्रतिनिधित्व सब कुछ आपका है। नहीं नहीं, वही है, वो क्या चाह रहे हैं कि अब जो है हम अब सिर्फ हमारे हाथ में ही रहे चीजें, जैसे जी कब्जा कब्जा चाहते हैं ना कि इस पर जी जो है दूसरा कोई इंटरफेयर भी ना करे, जी और यहाँ की सारी चीजें हमारे हाथ में रहे, और हम नीचे जो जैसा चाहे व्यवस्था उनके साथ व्यवहार करें। तो ये तो नहीं हो सकता, ये सब बेईमानी है। अभी जब तक एक अच्छा विचार नहीं आ जाता, ये सिर्फ ऊपरी विचार है, लेकिन निचला विचार हमें दूर से जो आकर्षित करती है ना कि वे पहाड़ियां हैं, झरने हैं, नदियां हैं, नाले हैं, वो ठीक है, अच्छे लगते हैं, लेकिन उसमें जो जीवन यापन कर रहे हैं, जो उस व्यवस्था को चला रहे हैं, उसको समझने के लिए पहले उसको चीजों को अच्छे से समझना पड़ेगा। इसमें कोई बुराई नहीं है कि प्रकृति का संरक्षण होना चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए, लेकिन पहले मानव समाज का तो एक बार सम्मानजनक एक प्रतिनिधित्व मिले, संरक्षण हो, उनकी बातें तो सुनी जाए, उनके लिए एक व्यवस्था हो, तब एकदम। जाके कहीं वो दूसरा विचार है कि हाँ। जी। दूसरा सवाल मेरा ये है सर, उत्तराखंड से जो पलायन हो रहा है, कहीं उसका कारण ये तो नहीं है कि जी। उत्तराखंड के जो एससी वर्ग है उसके पास जमीन बहुत कम है इसलिए वो पलायन कर रहे हैं? हाँ, ये भी काफी हद तक है, वजह है कि उनके पास जमीन नहीं है, लेकिन दूसरा दूसरा एक जो कारण है, जी क्योंकि पढ़ाई के लिए तो बाहर जाना ही पड़ रहा है आज के समय में, गांव के जी स्कूल तो बंद हो चुके हैं। जी लेकिन दूसरा एक और कारण है कि जो जितने भी यहाँ पे जमींदार रहे हैं, चाहे किसान रहे हैं, जी उन खेतों में काम करने वाले जो मजदूर थे, वो तो जाहिर सी बात है वो दलित और जी जी ये निचला तबका ही था, जी है ना, अनुसूचित जी जाति के लोग थे। जी उन्होंने काम करना धीरे धीरे छोड़ दिया है, जैसे बच्चे बाहर गए हैं, तो जी उनको लगा कि हम इनके साथ ही क्यों काम करें, हम यहाँ तो क्या है कि सिर्फ क्या है, श्रमदान करना पड़ेगा, जी 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 है ना, मजदूर जितना मिलेगा। इससे अच्छा क्या है कि अगर मैं शहर में काम करता हूँ तो मुझे अगर वहाँ 500 रुपये भी मिल रहा है, तो मेरा दिन का 300 रुपये खर्चा है, 200 रुपये मेरे पास बचत हो रही है। जी और गांव में क्या है कि वो बचत तो कुछ नहीं हो रही है, 2 वक्त के खाने में 2 वक्त की रोटी देते हैं, और दिन जी। भर काम करके क्या मिलेगा बताओ। एक और दारू ऊपर से की जो अड्डी। कर्जा है वो, सर एक दारू भी तो मिलती है हाँ, ना। बिल्कुल दारू मिलती है, और क्या बोलते हैं, कर्जा देते हैं, तो कर्जा जो है कभी खत्म ही नहीं होता, चाहे आप जितना जी मर्जी मजदूरी कर दो, कर्जा खड़ा रहता है उसको चुकाने के लिए। तो लोगों ने जब पलायन, इन जो मजदूर वर्ग ने पलायन किया, मजदूर यानी कि दलित वर्ग ने जब पलायन किया, तो अपर कास्ट को ये खलने लगा, अपर कास्ट को लगा कि यार अब कैसे होगा, तो उन्होंने भी पलायन, उनको मजबूरी में पलायन करना पड़ा, क्योंकि उनके खेत में कोई नहीं है, उनके डंगर कोई चुगाता नहीं, हल कोई लगाता नहीं है जी ना। उनके पास जमीनें हो सकती है, बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हो सकती है, बड़े बड़े किसान कहने को हो सकते हैं, जी लेकिन आप भी जानते हैं कि व्यवस्था में तो दलितों का जो हल होता है, हल की जी फाल, और हल का जो वो है, क्या कहते हैं, जो बैल जोतने के लिए जो डंडा है, सारी चीजें, जी उसकी डायमेंशन क्या होती है, उसका निर्माण कैसे किया जाता है, उनको थोड़ी ना ये चीजें पता है। इक्का दुक्का कोई हो तो अलग बात है, अदरवाइज वो क्या कहते हैं, इसके लिए भी जातियां बना रखी है कि भाई ये कौन बढ़ई इसको बनाएगा, या कोई स्पेशल जो मजदूर कास्ट का होगा वो बनाएगा। वैसे ही
जोतने का और उसका क्या बोलते हैं, निराई गुड़ाई से लेकर के सारी चीजें जब जाति आधारित होगी, तो जाति भी अपने आप को देखेगी कि भाई हम आज कहाँ हैं। क्योंकि संविधान के आने से और चीजें बदलने से जो है, और देश की परिस्थिति बदलने से गांव तक इसका असर पड़ा है, शिक्षा का भी असर पड़ा है। आज टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन का दौर है, तो इससे भी लोगों को समझ आ रही है। तो सबसे पहले उस मजदूर वर्ग ने वहां से पलायन किया, और उसके बाद जो है दूसरों की मजबूरी मजबूरी हो गई, क्योंकि वो खेती बाड़ी पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं, तो बंजर सर पड़ी है सर जमीन। मेरा अगला अगला और सवाल है, क्या पहाड़ों में जी, दलितों की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है? हाँ ये कह सकते हैं हम, थोड़ा सा ये कह सकते हैं। ये जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, हम्म। इवन राजस्थान, इधर क्या कहते हैं, हरियाणा से भी काफी बेहतर है। इस पे नो डाउट है। कारण ये है कि वहाँ के जो लोग हैं, देखो शांति कहाँ होती है? शांति वहाँ होती है जहाँ पे समझौते होते हैं। जी जी अगर वहां पे जातिवाद है, तो उस जातिवाद में इतना अच्छा एक सामंजस्य है कि मेरा दायरा ये है, मैं उस दायरे में रह रखा हूँ, तो क्लैशेस नहीं होंगे। जी जी तो क्लैशेस नहीं होंगे तो शांति होगी ना। अब जैसे उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में आप किसी को मंदिर जाने से रोक सकते हो या पानी पीने से रोक सकते हो? जाहिर सी बात है उनके बीच में झगड़े होंगे। जी झगड़े जी होंगे तो शोषण होगा, या सरकारी सरकारी तंत्र द्वारा आपको दबाया जाएगा, या कुछ चीजें होंगी। और दूसरा ये है कि प्रकृति भेदभाव नहीं करती है। तो जो पहाड़ है, पहाड़ में क्या है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई आज की डेट में, जैसे हमारा ही क्षेत्र है, वहां पे सेब की फसल अच्छी होती है। जी जी तो भले ही जमीनें कम है, जमीनें कम है, लेकिन ये है कि अगर अगला आदमी जो अपर कास्ट है, अगर वो 10 लाख रुपए का सेब बेच रहा है, तो 1 लाख रुपए का दलित भाई भी बेच रहा है। तो उसकी आर्थिक सुधार में वो मदद कर रहा है ना। और बाकी छोटी छोटी चीजें, चाहे नकदी फसलें हैं, चाहे कुछ छोटे छोटे मोटे स्वरोजगार है, वो वो भी चल ही रहे हैं। तो ये है कि हाँ, दूसरे राज्यों से तो है बेहतर, इसमें सर बहुत कोई बहुत दो धन्यवाद। राय नहीं है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके अलावा आप कुछ कहना चाहते हैं तो 30 सेकंड में कंप्लीट कर सकते जी जी, बस यही कि आपने हमें बुलाया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि लोगों को भी ये बातें पसंद आए, और हम बेहतर करने की और कोशिश करेंगे आगे चल के। और आपने बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। हैं। स्वागत सर, धन्यवाद।